वी विल प्रोसीड फर्दर नाउ। वो केसेस जो हमने पिछली क्लास में छोड़े थे उनको आगे बढ़ाएंगे। आप अपने शीट जो आपको सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में उसको खोल लेंगे एक बार, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या ऑनलाइन में यू कैन सी दिस डॉक्यूमेंट हियर? बोलिए, दिख रहा है? यस सर। समन प्लीज रेस्पॉन्ड। हम कौन से केस पे पहुंच चुके थे? 10 पे। हाँ, यहाँ चलते हैं। अच्छा चलिए, बिफोर आई प्रोसीड फॉर द केस नंबर 10 एक छोटी सी बात सीख लेते हैं। जर्नल एंट्री जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पेड टू राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम, ₹20,000। बोलिए, क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए? पेड टू श्याम ऑन बिहाफ ऑफ राम, व्हाट शुड बी द एंट्री? एंट्री बताओ ना क्या होगी? वो लिखा तो मुझे भी मालूम है क्या है। पेड टू राम ऑन बिहाफ ऑफ राम, डेबिट टू श्याम। हाँ, हाँ। तो राम डेबिट टू, नहीं रुको, राम डेबिट टू कैश, राम डेबिट टू श्याम, पता नहीं। बता बेटा क्या होगी? राम डेबिट टू श्याम। बेटा सुनो, राम और श्याम जो थे ना, उनको तुम रिलेशन में उनको ऑप्शन थोड़ी करोगे। पार्टनर नहीं है, सिर्फ नॉर्मल एंट्री। बोलो, बोलो क्या? नहीं नहीं, अरे ये डिसोल्यूशन नहीं है, सिंपल। इट्स नॉट डिसोल्यूशन, इट्स नॉर्मल जनरल एंट्री। पेड टू राम, राम से हमें कोई मतलब नहीं है। पेड टू राम से कोई मतलब नहीं है। किसके ब्याह पे पे किया जा रहा है? श्याम के ब्याह पे। पर राम तो सिर्फ मैसेंजर है। ले भाई हमारे पैसे दे देना। हमें देना किसको था? श्याम को। तो श्याम को अगर हमने पैसा पे कर दिया तो एंट्री क्या हो जाएगी? श्याम डेबिट टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। कितने से? 20,000। हमने राम को दिया, लेकिन किसके बिहाफ पे दिया? किसके बिहाफ पे दिया? श्याम। फर्म छोड़ दीजिए, डिसोल्यूशन नहीं है, नॉर्मल जनरल एंट्री है। हमने राम को दिया है, लेकिन किसके बिहाफ पे दिया? हमने श्याम को देना था। हम श्याम के पास नहीं जा सकते थे। रास्ते में राम मिला, हमने कहा, "ये भाई पकड़ पैसा, श्याम को दे आना जरा।" नहीं होती। आप अपनी बुक्स में जो एंट्री करेंगे, ये बचपन का कंसेप्ट है, 11th क्लास का जनरल एंट्री का कंसेप्ट है। ठीक है जी, अच्छा जरा ध्यान से समझना। अब जरा सुनना। अ रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹10,000 फ्रॉम गागा एंड एंडोर्स्ड टू सागा। अब बताइए क्या होना चाहिए? गागा से एक चेक मिला और सागा को एंडोर्स कर दिया। क्या होनी चाहिए एंट्री? अच्छा, देखते हैं, देखते हैं कैसा। जब चेक मिलता है ना, चेक, तो उसे चेक इन हैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेक इन हैंड बोलते हैं। तो जब हमें चेक इन हैंड मिलता है तो हमारी एंट्री होती है चेक इन हैंड, चेक इन हैंड डेबिट टू। किससे चेक मिला? गागा से। 10,000 का 10,000, दैट इज द एंट्री व्हेन यू रिसीव द चेक इन हैंड। और फिर जब आपने उस चेक इन हैंड को किसको दे दिया, तो लिखेंगे सागा डेबिट टू चेक इन हैंड। तो 10,000 से 10,000 से 10,000, दिस इज योर एंट्री। और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनना चाहिए? ध्यान से सुनना। चेक इन हैंड चला गया। देखो, एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि पहले ड्यू करना फिर एडजस्ट करना, उस तरह से बनता है हिसाब किताब। तो आपकी एंट्री होनी चाहिए थी क्या? सागा डेबिट टू क्या होना चाहिए? गागा। दैट शुड बी द एंट्री, 10,000 से 10,000 से। ये इसकी एक्चुअल एंट्री बनती है। अब वो जो चेक था वो डिसऑनर हो गया तो क्या एंट्री बनेगी? अब अगर वो चेक डिसऑनर हो गया तो क्या एंट्री बनेगी? अब चेक इन हैंड जिंदा नहीं होगा। कहीं कुछ बच्चे कहते चलो चेक इन हैंड को जिंदा, वो नहीं होना। अब एंट्री क्या बनेगी? इसकी फ्लिप, उल्टी। चेक इन हैंड, अगर वो चेक डिसऑनर हो गया भाई, सागा ने उस चेक को बैंक में जमा कराया और वो डिसऑनर हो गया,
तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस एंट्री की उल्टी कर देंगे। व्हाट इज द एंट्री, गागर डेबिट टू, गागर डेबिट टू क्या हो जाएगा, सागा हो जाएगा। ये है, आपको सिर्फ याद दिलाना कि हम बचपन में क्या क्या करते थे, ठीक है, क्लियर है। तो मतलब एक से ले और एक को दे, एक को दे और एक से ले, इस तरह की कहानी ये बनती है। चलिए, इसका रेजोल्यूशन में क्या यूज है, कैसे जरा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन में क्या इस्तेमाल होने वाला है उसको देखते हैं जरा। लिखा है, ध्यान से समझना, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹10,000 was paid by सोहन। सिर्फ ये एंट्री है, इसे नोट नहीं करेंगे, समझेंगे सिर्फ। प्लीज फोन पे ध्यान नहीं देंगे, ये बहुत जरूरी चीज चल रही है। अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप या स्नैपचैट का कुछ आप अपडेट मिस कर रहे हैं तो प्लीज मिस कर लीजिए, दैट इज बेटर फॉर टुडे। पहला क्या करना चाहिए बताइए, सबने पढ़ा, ये तो नॉर्मल चीज है। सोन डेबिट टू कैश टू रियलाइजेशन, है ना, ओम नमः और सफा चट्टा है, गधर्व, संस्कृत में गाली दी है मैंने इसे। क्या होना चाहिए, हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल, गॉट इट, 10,000 से, 10,000 से। आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीबडी। दूसरा देखिए, रिजोल्यूशन expenses ₹10,000 was borne by सोहन। तो क्या होना चाहिए, borne by सोहन मतलब सोहन ने ही पे किया, सोहन ही उसको बेयर करेगा। is paid by, is borne by, born is, was borne by, born मतलब हो चुका, पे भी कर चुका, बेयर भी कर लिया। क्या लिखेंगे, नो एंट्री, एवरीबडी इज फाइन, नो एंट्री, ठीक है। तीसरा देखिए, ये सब पढ़ा हुआ हमारा, मैं जो आज का कंसेप्ट है उसकी तरफ ला रहा हूं आपको। डिवोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹10,000 was borne by सोहन on behalf of firm। কি করবে, কি করবে, কি বলবে, borne by सोहन on behalf of firm। हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोले। पिछली बार भी इस पर डिस्कशन हुआ था थोड़ा। हम बोल रहे हैं कि हम बेयर करेंगे अपने बिहाफ पे, तो फर्म की तो एंट्री होगी नहीं। हम फर्म को बोल रहे हैं कि तेरे बिहाफ पे हम बेयर कर लेंगे। फर्म के बिहाफ पे क्यों बेयर करेंगे हम, अगर हम फर्म किसी के बिहाफ पे अगर आप कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, बेयर कर रहे हैं, वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्चुअली कौन बेयर करेगा उसको फिर, फर्म बेयर करेगी उसको। एक्चुअली फर्म को उसे बेयर, देखिए, रेजोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000 का था, बॉर्न बाय सोहन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म लिखा है। दोबारा सोचते हैं, रेजोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000 वाज बॉर्न बाय सोहन, उसकी कोई एंट्री नहीं करनी थी आपने, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो जो सोहन बेयर कर रहा है उसको, तो उसने पे किया और उसने बोला कि ठीक है भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई हैंडल इट, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले कि 10,000 रुपए का एक्सपेंस सोहन फर्म के बिहाफ पे बेयर कर रहा है, तो फर्म के बिहाफ पे क्यों बेयर करेगा वो, हाँ जी, देन द पर्सन विल गेट कंपनसेशन फॉर दैट। और नहीं कंपनसेशन की बात हो रही तो ये एंट्री बनेगी, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 पे देखें जरा यहाँ पर, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹10,000 is to be borne by सोहन, ठीक है, is to be borne by सोहन, बट फर्म पेड इट। अब क्या करेंगे, सोहन ने बेयर करना था उसको, लेकिन जब पे करने की बारी आई तो किसको, उसने बोला मेरे पास की नहीं है, फर्म को बोला तुम ही पे करो। अब हम क्या करेंगे,
हम सोहन से रिकवरी करेंगे, हम लिखेंगे क्या, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अरे रिवर, कैश या बैंक जो भी है, कितने से, 10,000 से और 10,000 से, दैट विल बी द एंट्री। अच्छा आगे देखें जरा, नंबर 5, रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹10,000 was to be borne by सोहन, ठीक है, एंड मोहन पेड इट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अब क्या करेंगे, अब सोचो। हाँ, सब लोग ऑनलाइन में भी तो कोई रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है, दैट इज योर वर्जन, लेट लेट द अदर पीपल आस्क आंसर। 2 बजे आज भी नहीं है ना, समझो, बेयर करना, इट वाज अल्टीमेटली हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे भाई जब बॉन्ड बोल रहे हैं तो सोहन की थी यार, इट वाज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किसकी, सोहन की। और जब बारी पे करने की आई तो सोहन पीछे हट गया, मोहन एक पार्टनर स्टेप्स इन और कहता है कि चलो मैं पे कर देता हूँ, किसके बिहाफ पे, फर्म के पे, बोलो। अच्छा तो देखिए एंट्री, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों पार्टनर थे, पार्टनर ही मान के चल रहा हूं मैं, दिस विल बी द एंट्री। फर्म सोहन से लेगी क्योंकि सोहन को बेयर करना था, लेकिन अच्छा फर्म ने तो पे किया नहीं ना, पे तो पार्टनर ने किया, तो फर्म का तो कैश गया नहीं, तो फर्म एक से लेगी और दूसरे को देगी, सी सी बात है। फर्म किससे वसूलेगी, किसने पेयर करने का वादा किया था, फर्म किसको देगी, जिसने पे किया, जिसने पे कर दिया, फर्म उसको देगी। ठीक है, तो क्या एंट्री बनी, सोहन टू मोहन बनी, फर्म का तो कैश गया ही नहीं ना। चलिए अब जरा एग्जांपल नंबर 10 को देखते हैं कि हमें वो समझ में आएगा नहीं आएगा। भाई मतलब हम क्या कर रहे हैं, मजाक चल रहा है क्या, तू भी बेयर कर मैं भी बेयर कर, तू भी पीछे हट मैं भी पीछे हट। चलो ये चाह रहे हैं ऐसा कुछ, देखो नंबर 6, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ₹10,000 वर टू बी borne by partners सोहन एंड मोहन इक्वली, ठीक है, बट फर्म पेड इट। अब क्या करेंगे, सोहन और मोहन को इक्वली बेयर करना चाहिए था, नहीं बेयर करा, उसको पे करना पड़ा फर्म को, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सोहन्स कैपिटल डेबिट मोहन्स कैपिटल डेबिट नहीं बेटा, रियलाइजेशन कैसे आएगा, टू कैश 5,000 10,000। सर हाँ जी, तो सिक्स्थ वाले का ये होगा ना, सोहन्स कैप मोहन्स कैप टू कैश की वही तो लिखा है, रियलाइजेशन। वही तो नहीं, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन क्रेडिट का मतलब आपको फायदा हो रहा है, ये तो फर्म का कैश जा रहा है, यू विल क्रेडिट कैश। क्या ओके आप, क्या आप पार्टनर को उनकी कैपिटल की पेमेंट थोड़ी कर रहे हैं, वो तो सोहन और मोहन ने वादा किया था कि भाई हम 50-50 पे करेंगे, एक्सपेंसेस को बेयर करेंगे, नॉट पे करेंगे बेयर करेंगे, तो नहीं बेयर करा उन्होंने, फर्म को पे करना पड़ गया, तो फर्म वसूलेंगे ना इनसे आप पैसा। अगर बोले 3:2 के रेशो में था तो 6,000 4,000 हो जाएगा, है ना, गॉट इट, ऐसा करके चलना था। चलिए अब जरा उस केस को देखते हैं जो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 10 के रूप में खड़ा है। इफ देर आर टू पार्टनर्स, ठीक है जी, and realization expenses 2,000 to be borne by one partner A, to be borne by partner A, एक पार्टनर ए को बेयर करना था। अगर बेयर करना था, यहां तक सोचे, अगर बेयर करना था तो कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, बेयर करना था और उसने बेयर किया तो कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, उसने पे भी किया तो भी कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एंड अदर पार्टनर बी हैज पेड दीज एक्सपेंसेस, अदर पार्टनर बी ने पे कर दिए, किसके बिहाफ पे, फर्म के बिहाफ पे, तो क्या करेंगे बताइए, ए से रिकवर करेंगे और किसको देंगे, बी को देंगे। आई होप आप बी। समझ पाए होंगे, समझ पाए होंगे। पिछली क्लास में थोड़ा सैचुरेशन हो गया था इसलिए गड़बड़ हो रही थी,
ए से रिकवर करेंगे और किसको दे देंगे, बी को दे देंगे। क्लियर है? लास्ट क्लास में हमने इस कंफ्यूजन में छोड़ा था ये, बट आई होप दिस कंफ्यूजन इज नो मोर नाउ। ठीक है। अच्छा, तो ये हम सब पहले पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, लेकिन क्योंकि हमें याद नहीं रहा या उस समय सैचुरेशन की स्टेज पे हम लोग खड़े थे। क्या बोल रहे हो? चले आगे चले जरा। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। If there are two partners, one partner A pays realization expenses 2000, ए ने पे कर दिया। पहले यहां तक सोचें, अगर ए ने पे किया तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ए को देना, तो रियलाइजेशन टू एज कैपिटल होनी चाहिए एंट्री। चलो आगे बढ़ते हैं। अदर पार्टनर बी एग्री टू बेयर दीज एक्सपेंसेस, दूसरा पार्टनर एग्री टू बेयर दीज एक्सपेंसेस। ठीक है, कंडीशन नंबर वन जो कि एग्जाम में फॉलो करनी। ठीक है, सुनो भाई एक बात समझना, ए और बी आपस में लगे हैं, मतलब आपस में दोनों पार्टनर हैं। ए कहता है कि भाई उसने पे कर दिया, बी कहता है मैं बेयर कर दूंगा, तो इट्स अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी। फर्म तो आई नहीं बीच में, तो फर्म को तो कोई एंट्री नहीं करनी। ए ने पे कर दिया, बी बेयर कर रहा है, आपस में भुगतेंगे। ए ने पे कर दिया, बी उसे बेयर करेगा, तो हमारी बुक्स में क्या गया, ना हमें बी को देना, अच्छा क्या हमें ए को देना, आप नहीं देना क्योंकि बी उसके बदले में बेयर कर रहा है, ना बी को देना ना फर्म का कुछ गया, तो कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर ए और बी आपस में अंडरस्टैंडिंग करके ये करते हैं तो देयर शुड बी नो एंट्री। लेकिन हम ये मानेंगे एग्जाम में कि ये जो उसे बेयर कर रहा है ना, किसके बिहाफ पे बेयर करेगा उसे, जो एग्जाम में फॉलो कर रहा है, नोट पड़ेगा। इट्स अज्यूम दैट ए हैज पेड दीज एक्सपेंसेस विद द अप्रूवल ऑफ द फर्म। ए ने पे किया फर्म के अप्रूवल पर, अगर ए ने फर्म के अप्रूवल पे पे किया, ए को क्या होना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए उसका, और बी से क्या होनी चाहिए, वसूली होनी चाहिए, बी से रिकवरी होनी चाहिए। तब हमने एंट्री बनाई बीज कैपिटल टू एज कैपिटल, अगर ये अप्रूवल से हो रहा है। दूसरा केस देखिए, कंडीशन टू, नो जनरल एंट्री इज टू बी रिकॉर्डेड इन दिस सिचुएशन as it is assumed that A has paid expenses with the mutual understanding with B without getting approval from the firm। दूसरा वाला ऑप्शन है उसको आप नहीं लेके चलना एग्जाम में। एग्जाम में कौन सा वाला लेके चलना, पहले वाले ऑप्शन को, और नोट लिख देना, इट इज अज्यूम्ड कि ए पेड दिस ऑन विद द अप्रूवल ऑफ फर्म, ऐसा करके। ठीक है जी, तो ए ने पे कर दिया और बी ने उसे बेयर करना था। एक्चुअली ए ने पे किया तो ए विल गेट कंपनसेशन फॉर दैट, लेकिन वो कंपनसेशन किससे निकलवाया जाएगा, बी से निकलवाया जाएगा। इट विल बी डन। चलें आगे थोड़ा सा, आई होप दिस इज क्लियर। ये थे पिछली क्लास में जब हम क्या कर पा रहे थे, गड़बड़ हो रही थी हमारी। नंबर 12, Raju, a partner, was appointed to look after the process of dissolution, for which he was allowed a remuneration of 10,000. Raju took over furniture worth rupees 10,000 as his remuneration, और फर्नीचर हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। नबी बोले तो नोट लगा के कर लेंगे, इट इज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड। अनरिकॉर्डेड बोले तो बात अलग है। ठीक है जी। ये केस जो था, ये मेरे ख्याल से 2018 या 19 के पेपर में अच्छे से आया था। पहला मेथड देखिए, पहला मेथड, पहले मेथड में क्या लिखा है कि कोई एंट्री होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, वो जब हम मेथड 2 समझेंगे तब समझ में आएगा। सुनो भाई, जब हमने राजू को 10,000 का रिजोल्यूशन के लिए उसको रेमुनरेशन दिया, तो हमने एंट्री करी रियलाइजेशन डेबिट टू किसकी कैपिटल, राजूज कैपिटल। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, बोलिए निमिषा। ठीक है। अच्छा, फिर राजू जब फर्नीचर ले गया तो क्या करेंगे, राजू का कैपिटल डेबिट रियलाइजेशन कर देंगे, है ना भाई। रेमुनरेशन हमने दिया, ठीक है जी, उसने काम किया, लेकिन बदले में क्या कर गया, वो फर्नीचर भी लेके चला गया, तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर के पैसे तो रिकवर करेंगे ना उससे। तो आप देखिए, रियलाइजेशन टू राजू कैपिटल, और अगली एंट्री में क्या हो रहा है, राजू का कैपिटल टू रियलाइजेशन, दोनों को कंबाइन करो तो क्या एंट्री बनती है, अंडा, नो एंट्री। सो जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 दिया था आंसर, नो जनरल एंट्री, देवर ऑल्सो करेक्ट। जिन्होंने ये 2 एंट्री लिखी थी, देवर ऑल्सो करेक्ट। इट इज योर चॉइस।
चाहो तो आप नो एंट्री लिखो, चाहो तो इन दोनों एंट्री भी लिखो, लेकिन किसी ने एक एंट्री लिखी तो वो गलत हो गया। हाँ बोलिए। सुनो, ऑप्शन टू देखो। जब हम किसी को पैसा देते हैं तो हम एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और टू किसका, राजू का कैपिटल। ये तो हो गया डिसोल्यूशन एक्सपेंस का हिसाब किताब पूरा। दूसरी एंट्री में राजू फर्नीचर ले गया भाई, तो राजू से रिकवरी करेंगे। कितने की रिकवरी करेंगे, राजू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो राजू डेबिट राजू क्रेडिट कैंसिल, रियलाइजेशन डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट कैंसिल। आपकी एंट्री नील होनी चाहिए थी, वो भी चल जाता है। तो भी ये रहती एंट्री, आगे दिखेगा ना केस, वो जो तुम बोल रहे हो ना अनरिकॉर्डेड, वो आगे दिख रहे हैं केसेस, देखिए जरा, यू सी देम। अभी 13 14 15 मैंने आंसर नहीं लिखे, ये आप लोगों को ट्राई करने के लिए। 13 पहले खुद करिए, तब मैं डिस्कस करूंगा। 14 खुद करिए, 15 खुद करिए, 16 खुद करिए, देन आई डिस्कस, ताकि पता चले कंसेप्ट में क्या हो रहा है। पढ़ लेता हूँ 13 आपके सामने। राजू अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, उसके लिए उसको रेम्युनरेशन 10,000 मिला। राजू टुक ओवर फर्नीचर वर्थ रुपीज 18,000 एज रेम्युनरेशन, ज्यादा का फर्नीचर ले गया भाई, तो एंट्री क्या बनेगी। और ऐसे ही, हाँ सर एंट्री करो ना, मुझे बताओ मत, एंट्री अपने आप करिए। 13 14 15 16, ये आपको चारों के चारों केसेस करने हैं। पहले आप करिए, 5 मिनट का टाइम है, देन आई विल डिस्कस दिस पार्ट। सबसे पहला देखिए केस, राजू एक पार्टनर था अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, उसके लिए उसको रेम्युनरेशन 10,000 था। राजू ने फर्नीचर ले लिया 18,000 रुपए का। आइए एंट्री करते हैं क्या होना चाहिए। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, पहली पहली एंट्री, मैं मेथड वन मतलब ऑप्शन वन में मैं डबल एंट्री के साथ बता रहा हूँ। ए एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राजूज कैपिटल लिखेंगे, अकाउंट लिखेंगे, कितने से, 10,000 से, ठीक है। बी पार्ट, राजूज कैपिटल डेबिट टू करेंगे क्या, रियलाइजेशन, कितने से, 18,000 से, 18,000 से, ठीक है, दिस इज डन। और ऑप्शन टू, राजूज कैपिटल डेबिट टू क्या करते, रियलाइजेशन कितने की वसूली करते, 8,000 की, 8,000 की। आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। अरे यार, मेथड वन मेथड टू बताया था ना, इन दोनों का, इसका भी इसका भी। जय हो प्रभु। सुनो, या तो ये दोनों एंट्री करो, या सिर्फ एक एंट्री करो, 3 एंट्री बढ़िया है। भाई अब मैं क्या बोलूं कि गलत है, गलत है तो है, सोच नहीं रहा समझ नहीं रहा, करे जा रहा है ऐसे ही। इज इट ओके। पहली एंट्री कौन सा केस था आपका ये, 13 नंबर ये था। आई होप ऑनलाइन में एवरीबडी इज ओके विद दिस केस, समझ में आई बात, क्लियर है। Yes, sir. चलो अब दूसरा केस देखते हैं। Yes. राजू पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, उसके लिए उसको रेम्युनरेशन दिया गया 10,000 का। राजू टुक ओवर फर्नीचर 18,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। देखिए, पहली एंट्री ये बनेगी, है ना, पहली एंट्री ये बनेगी। दूसरी एंट्री फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, तो 10 ही बनेगी। हम वसूली कितने की करेंगे उससे सिर्फ, क्या वो फर्नीचर कितने का भी ले जाए, हम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है ना। हमने उस 18,000 की फर्नीचर की वैल्यू क्या लगाई, 10,000 ही लगाई। तो मेथड वन में 2 एंट्रियां, मेथड टू में नो एंट्री। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट तो क्या होगा, नो एंट्री। या तो ये दोनों या ये वाली, समझिए, नहीं समझ में आ रही बात। समझिए, ये तो बिल्कुल ठीक है, नो एंट्री। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसकी एंट्री, क्या कौन था ये, राजू कैपिटल किया। बदले में वो क्या ले जा रहा है, फर्नीचर कितने का ले जा रहा है, 18,000 का ले जा रहा है। और ये बोल के ले जा रहा है 10,000 के कंपैरिजन में ले जा रहा है, तो हम उससे वसूली तो करेंगे उससे। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट उसका ये बताइए, क्या उसका देना बनता था क्या,
अंडर प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, क्या उसका देना बनता था? नहीं देना। हमने तो उसे ऑलरेडी दे दिया था ना, रिकवरी कर रहे हैं ना उससे। प्लीज समझिए, रियलाइजेशन टू राजू कैपिटल जब हम लिख रहे हैं, तो हम राजू को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं कि चल तेरा रेमुनरेशन है ये। राजू बोलता है कि नहीं है, मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं तो भाई मैं तो 18,000 का फर्नीचर ले जा रहा हूँ, तो हम उससे 18,000 वसूलेंगे। 4,000 का फर्नीचर 4,000 वसूलेंगे, 3,000 का 3,000 वसूलेंगे। लेकिन अगर वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बोल देता है, और फॉर्म एग्री, और जब मैं बोल रहा हूँ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, इसका मतलब राजू की भी एग्रीमेंट है और फर्म की भी एग्रीमेंट है इसमें। हाँ, तो क्या करते हैं हम एंट्री, तभी यही 10,000 की एंट्री होती। अगर राजू को दिए 10,000 और वो फर्नीचर ले गया कितने का, 5,000 का, फुल सेटलमेंट में, समझना, फुल सेटलमेंट में, ठीक है, तो क्या करेंगे? नो एंट्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 5 की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 10 ही तो लिखना पड़ेगा उसका। फुल सेटलमेंट का मतलब कम ले जाए ज्यादा ले जाए, वसूली 10 की होनी है उससे, ठीक है। हाइपोथेट मतलब प्रैक्टिकली देखे तो ये बहुत फिजिबल नहीं बनती है चीज। प्रैक्टिकली कहाँ फिजिबल बन रही है? हमने 10 दे दिया, वो 5 का फर्नीचर, हम 10 की वसूली कर रहे हैं उससे। लेकिन हमने शब्द फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बोला। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब हो रहा है कि आपकी एंट्री में अंडा आना है, बिल्कुल जीरो आना। जीरो आएगा कैसे, जब तक हम पूरे अमाउंट से नहीं करेंगे। तो ये वो जो एंट्री बोल रहे हैं ना हम लोग, वो बेसिकली फ्रेमिंग की एरर कहलाएगी, कि 10,000 देने थे, 5 का फर्नीचर ले गया, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन बनता नहीं वैसा। फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग क्वेश्चन वो क्वेश्चन बन रहा है, अदरवाइज उसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं है, उसकी फ्रेमिंग ही गड़बड़ है, और ऐसा पूछा नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये पूछा जा सकता है कि 18 लेके चला गया तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, तो क्या किया जाए। अगला केस देखिए जरा यहाँ पर, नेक्स्ट। राजू और पार्टनर, अब आया ना देखो 8,000 नीचे, हाइपोथेटिकली बना ही दिया केस को। तो 10,000 का था, वो 8,000 का रेमुनरेशन ले गया, और ऑलरेडी ट्रांसफर टू हिज, ऑलरेडी ट्रांसफर क्या, ये वाला पार्ट बन रहा है। क्या करना चाहिए? कितने से? रिलेशन डेबिट टू राजू कैपिटल कितने से? नहीं, पहले 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 देखिए, एक काम करते हैं, 15वां केस है ना जो, देखिए जरा। पहला ए पार्ट में क्या होना चाहिए, रियलाइजेशन डेबिट टू कितना होना चाहिए, राजूस कैपिटल कितने से होना चाहिए, 10,000 से, 10,000 से। और फिर क्या होना चाहिए, नंबर बी, राजूस कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन कितने से होना चाहिए, 8,000 से, 8,000 से। अब अगर कोई बोले कि इसकी एक कंबाइन एंट्री बनाओ, तो क्या होनी चाहिए, डेबिट टू राजूस कैपिटल कितने से, 2,000 के डिफरेंस से करेंगे तब होगा काम, ठीक है, ये वाली एंट्री। दिस वॉज 15, और इसी एंट्री में क्या बोला वो, 16। 16 में क्या बोला, फुल सेटलमेंट। 16 में बोला ना फुल सेटलमेंट। हाँ, हाँ, किसी ने अनरिकॉर्डेड पूछा था शायद, कौन पूछा था अनरिकॉर्डेड वाला पार्ट? चलिए देखें जरा, अनरिकॉर्डेड वाला पार्ट देखें। राजू अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस। 10,000 का रेमुनरेशन था, राजू ने अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 10,000 का ही ले लिया, तो भी वही एंट्री है क्या? अरे, या तो बोलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट राजू कैपिटल, राजू का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, रियलाइजेशन, या फिर नो एंट्री, ऐसा, ठीक है। गॉट इट। चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब मैंने आपसे कहा था कि जब हम इस चैप्टर के अंत की तरफ चलेंगे, मतलब कंसेप्चुअली जब हम इसके कंसेप्ट को खत्म करेंगे, तो आपके साथ कुछ डिस्कस करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रीटमेंट। इसमें लोगों को बहुत बहुत कंपनसेशन कंफ्यूजन रहता है उसमें। चाहे टीएस ग्रेवाल ले लें, चाहे डीके गोयल, चाहे कोई और भी किताब ले लें, उसके अंदर बहुत डिटेल से नहीं चीजें समझाई। इसकी 16 वाले की एंट्री बनेगी या तो रियलाइजेशन टू कैश राजू कैपिटल टू कैश 10,000 से, या नो एंट्री। क्या 15 कहाँ से आ गया? बेटा डिसोल्यूशन में अनरिकॉर्डेड और रिकॉर्ड थोड़ी करते हैं।
कितनी बार बोलूं तुमसे मैं? रिजोल्यूशन के चैप्टर में प्लीज सुन लीजिए। समृद्धि, समृद्धि, इनकी तरफ से क्वेश्चन आया कि अनरिकॉर्डेड को पहले रिकॉर्ड, नहीं भाई, डिसोल्यूशन है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स सोल्ड या रियलाइज, तो एंट्री कैश टू रियलाइजेशन ही होती है, पहले रिकॉर्ड थोड़ी करते हैं उसको, सीधा सेटलमेंट करते हैं, सीधा रियलाइज, सीधा एंट्री बनती है इसकी। आगे देखें, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50,000 रुपए का आपके पास, ठीक है। केस वन, नो क्लेम फॉर कंपनसेशन, व्हाट वी हैव टू डू विद, क्या करेंगे भाई? देखिए ऑनलाइन में देख रहे हैं सब लोग, पहली एंट्री देखिए क्या करना पड़ेगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल, वाइस कैपिटल, जेड्स कैपिटल करा, कितना अमाउंट से 25, मतलब जो रेशो, कौन सी रेशो थी आपकी? 5:3:2 की रेशो थी। 5:3:2 की रेशो में इसको बांट दिया। यू कैन सी दिस, फाइन विद एवरीबॉडी। ये हम चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट हर जगह करते आए हैं। कोई क्लेम ही नहीं है तो क्या करना है, बांट दो उसे। कौन सी रेशो में भाई? ओल्ड रेशो में। कृष्णा सुन पा रहे हैं? आप अपने फोन को भी नहीं देख रहे और यहाँ भी नहीं सुन रहे मेरी बात, ठीक है। नंबर दो, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का हो गया भाई? 20,000 का हो गया। आइए देखें कैसे करना होता है इसको। इसको करने के दो तरीके होते हैं, लेकिन आई सजेस्ट यू कि आप एक ही तरीके से करें। हाँ, छोड़, अब थोड़ा बदल गया। आप क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है जी। यहां लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कितने का? 50,000 का था ना। लेकिन क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का है? हाँ, 20,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का है? 50 का। क्लेम कितने का है? 20,000 का। विल कीप 20,000 यहां सिर्फ। जितने का क्लेम है उतना फंड ट्रांसफर करिए। रुक जाओ अब। तो ये वो लायबिलिटी है जिसके बारे में कुछ बोला नहीं है, मतलब इसके अगेंस्ट जो पेमेंट करे उसके बारे में तो कुछ बोला नहीं है, और वो हमें पे करनी है। डेबिट साइड में पे कर देंगे बैंक, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने से? 20,000 से। छुट्टी हो गई। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएंगे। पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या है? एक्स, वाई और जेड, ऐसे, एक्स, वाई और जेड ऐसे। और बोलेंगे क्या? वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कितना बचा? 30,000 है ना। क्या रेशो है? 15,000, 9,000 और 6,000। दैट्स योर कंप्लीट ट्रीटमेंट। दिस इज योर कंप्लीट ट्रीटमेंट। इसकी एंट्री बनती तो क्या बनती, ध्यान से समझना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट 20,000 से, टू रियलाइजेशन कितने से? सॉरी, 50 से। टू रियलाइजेशन कितने से? 20 से। और टू एक्सिस कैपिटल, टू वाइज कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल, कितने से बनती है? 15, 9 और 6। अब जरा फर्क देखना। अगर यही परेशानी आपके पास चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ या एडमिशन में होती तो आप यहाँ लिखते क्या? ना ना ना, क्लेम फॉर कंपनसेशन लिखते, लिखते ना भाई। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में आप लिखते वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट 50 से, टू क्लेम फॉर कंपनसेशन लिखते 20 से। बचे हुए फंड को क्या करते? पार्टनर से बांट देते। अभी क्लेम फॉर कंपनसेशन कहाँ जाता? लायबिलिटी साइड में जाता। अब हमें डिसोल्यूशन की स्टेज पे, डिसोल्यूशन की स्टेज पे कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट तो करेगी नहीं, वो तो पे ऑफ होनी होगी। और किसके थ्रू पे ऑफ होनी होगी? रियलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये एंट्री करेंगे एक, और उसके साथ साथ एसेंशियली आपको दूसरी एंट्री भी करनी पड़ेगी। क्या? रियलाइजेशन डेबिट टू क्या करना पड़ेगा? कैश, कितने से? 20,000 से और 20,000 से। क्लेम फॉर कंपनसेशन इज पेड ऑफ भी लिखना पड़ेगा। ये दो करेंगे वरना आंसर अधूरा रह जाएगा, समझे? जितने का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है उतना रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो, और उसी को फिर पे ऑफ भी करो, क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है। और अगर ये होता चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तो ये एंट्री होती ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है? क्लेम फॉर कंपनसेशन इज 20। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कितना दिखता? क्लेम फॉर कंपनसेशन 20 दिखता। लेकिन ये डिसोल्यूशन है, यहाँ बैलेंस शीट बनेगी नहीं, यहाँ तो सीधा सीधा क्या होगा? पे ऑफ होगा। तो पे ऑफ करना पड़ेगा, किया ना? देखो वहां पर, जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसके अपोजिट में किसी के बराबर का जो है पेमेंट करके दिखाएंगे, एसेंशियली, चाहे बोले ना बोले। और रीजन बताया क्यों? क्लेम फॉर कंपनसेशन नाम से एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। और डिसोल्यूशन का क्या रूल है? अगर कोई लायबिलिटी है तो बिफोर यू क्लोज एवरीथिंग, पे इट ऑफ। हमने पे भी कर दिया।
दिस इज फाइन। समझ में आई या नहीं आई बताइए पीछे से बात, अविशी? ऑनलाइन में इज दैट ओके? अच्छा एक यस। तरीका, हाँ, हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं डालते, पूरा का पूरा 50,000 वहां रख देते हैं, ठीक है? समझना, पूरा 50 वहां रखा, 20 यहाँ पे कर दिया, बचा 30, वो रियलाइजेशन का प्रॉफिट बन जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। आंसर तब भी गलत नहीं होगा आपका, लेकिन डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट मेथड, उसको नहीं करना, ठीक है? अगला केस क्या लिखा आपके पास, देखिए जरा। क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का है? 50,000 का लिखा, 50,000 का, तो क्या करूंगा, यहाँ 50 और फिर पेमेंट भी कर दी हमने 50 की, यहाँ कुछ नहीं जाएगा, यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, द एंट्री इज हियर 50, ये हो जाएगी। वर्कमैन कंपनसेशन फंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, और नीचे क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन टू कैश बैंक कितने से हो जाएगी, 50,000 से 10%। कोई दिक्कत है बताइए? दिस वॉज योर केस नंबर 2, जितने का फंड उतने का ही क्लेम। ये कौन सा केस? ही था केस, मैं मतलब ऑनलाइन भी शेयर कर देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में भी जाइए। ये देखिए, केस नंबर कौन सा बोले हम लोग, 2, 2 तो हम कर ही चुके हैं ना, 3 केस ये रहा सामने। क्या? वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू कैश बैंक, और रियलाइजेशन अकाउंट की दोनों साइड में चला गया, कैश बैंक में चला जाएगा पेमेंट साइड में, खत्म हो गया। अच्छा, अब क्या होगा कि फंड था 50 का, पेमेंट चलेगी 60 की, इजी। कैसे देखिए, ये 50, यहाँ कितना लिखेंगे 60, ये 50, यहाँ कितना लिखेंगे 60, खत्म। लेकिन आपको ध्यान है, तब हम क्या करते थे, तब जब चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ होता था, तो लिखते थे वर्कमैन कंपनसेशन 50 से, डेबिट में रिवैल्यूएशन करते थे, और 2 क्या करते थे, क्लेम फॉर कंपनसेशन, ऐसे, हाँ यही करते थे। अब नहीं करेंगे ऐसा, 50 ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में और 60 की पेमेंट कर दो, अपने आप डिफरेंस आएगा। देखो जरा, क्रेडिट मतलब इंक्रीज 50 से, डिक्रीज कितने 60 से, यू हैव ऑलरेडी अ लॉस। वहां वो लॉस रिवैल्यूएशन में जाता था, या रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। अच्छी नींद आ रही है, चलो, समझ में आई बात? तो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रीटमेंट बदल जाता है, किसके मुकाबले, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायर, मतलब जो रिकॉन्स्टिट्यूशन था उसमें थोड़ा ये ट्रीटमेंट अलग होता है, रिजोल्यूशन में ट्रीटमेंट बदलता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरल रिजर्व के ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, प्रॉफिट लॉस, डेबिट या प्रॉफिट लॉस क्रेडिट के में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ किसमें पड़ता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में। वहां क्लेम फॉर कंपनसेशन को हम लायबिलिटी बन के दिखाते थे, यहाँ क्लेम फॉर कंपनसेशन को क्या करेंगे, असेंशियली पे करके दिखाएंगे। पे किया, दैट वाज व्हाट, दैट वाज लास्ट कॉन्सेप्ट इन डिसोल्यूशन, ठीक है? एक और चीज मैंने डाल रखी है, वो असल में सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर मुझे शायद एनसीईआरटी में भी नहीं है ये, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि 12th के बाद, नहीं अगर एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं आएगा, तो पढ़ लेते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है। मैंने एनसीईआरटी को देखा नहीं अभी कि उसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी है ना, वो शायद एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन 12th के बाद अगर आप बीकॉम ऑनर्स से बीकॉम करते हैं तो उसमें जरूर से आएगा। हाँ, देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है ना, छोटा सा 5 मिनट का कंसेप्ट है, देख लेते हैं। बार बार बोल रहा हूँ ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, कहीं फिर मेरे गले में आके लटक जाओगे, आपने तो बताया था कि सिलेबस का पार्ट, मैं बोल रहा हूँ ये जो अगला पार्ट में लेके चल रहा हूँ ना आपके सामने, कौन सा वाला, ये वाला, बड़ा बड़ा लिखा है लाल शब्दों में, नॉट इन सिलेबस, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व क्या होता है पता है, ए बी सी डी ई, सुनो, ए बी सी डी ई एफ जी एच पार्टनर थे, इन्होंने क्या करा कि अगर कोई एक पार्टनर अगर सदगति को प्राप्त हो तो क्या होगा, हम तो आपको मालूम है ना, डिसोल्यूशन बाय डेथ ऑफ अ पार्टनर भी हो सकता है, बिजनेस को तो नुकसान पहुंचेगा, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और वायबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं ये, वो जो पार्टनर चला गया उसके उसके एग्जीक्यूटिव को पैसे भी वापस करना पड़ता है भाई, पैसे का तो वैक्यूम हो जाएगा ना क्रिएट। तो हम क्या करते हैं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले लेते हैं, अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो पॉलिसी क्या हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, और उसका पैसा फर्म को मिलता है, जो जाने वाले पार्टनर के वैक्यूम को क्या करता है, फाइनेंशियली कवर अप करता है। ये होता है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको,
आर्म फोर्सेस होते हैं, स्पेशली आर्मी, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में ग्रुप इंश्योरेंस होते हैं। उनके उनकी सैलरी से हर महीने 500 600 800 रुपया रैंक के हिसाब से कटता है। अगर मान लो किसी ऑपरेशन, किसी वॉर में, चाहे पीस है चाहे वो डिस्टर्ब एरिया में कोई सोल्जर या कोई ऑफिसर मारा जाता है, तो जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस होता है ना, उसकी तरफ से उनको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। दैट वेरीज फ्रॉम 20 लाख टू 1 करोड़ तक पैसा मिलता है। जिसका कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा उसको उतना ज्यादा मिलेगा। तो वो ग्रुप इंश्योरेंसेस होते हैं। उसमें अगर एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो क्या करती है, उसके जो कॉर्पस होता है फंड का, मतलब मान लो आर्मी, किसी इंश्योरेंस कंपनी ने आर्मी से मान लो 100 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो 100 करोड़ का इंश्योरेंस जो होता है वो अलग अलग सोल्जर की सैलरी से इकट्ठा होकर प्रीमियम जाता है उसका। एक बंदा मर गया अगर, तो मिनिमम जो कंपनसेशन डिसाइड होता है वो इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। यहाँ ऐसे ही होता है, ग्रुप इंश्योरेंस ऐसे ही होते हैं। एक पार्टनर मर गया, कंपनी, वो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देगी, बाकी पार्टनर से फिर अंडरटेकिंग भरवाई जाती है कि क्या आप इस पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर अभी आपको खत्म कर दें। ठीक है। अगर बाकी पार्टनर ने बोला कि पॉलिसी अभी बंद कर दीजिए, तो क्या होगा, आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा, जाने वाले को भी मिलेगा और रिमेनिंग को भी मिलेगा। लेकिन रिमेनिंग पार्टनर इतने बेवकूफ नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, पॉलिसी को सरेंडर नहीं कराते हैं और क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, उनका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है। अब जरा समझिए, पॉलिसी सरेंडर तो हुई नहीं भाई, कोई सरेंडर नहीं, सरेंडर हुई ना, तो जाने वाले को कंपनसेशन कैसे मिलेगा। तो क्या होता है, जब आप इंश्योरेंस लेते हैं ना, तो इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट में आपको पीछे तीनों, पीछे वाले को भी बोलो दोनों को, ए स्मार्ट बॉय, भाई फोन छोड़ दे, नहीं है तो मैं बंद कर देता हूँ इस कंसेप्ट को। जाने वाले पास, अब तुमने मेरा थ्रेड ऑफ स्पीच डिस्टर्ब हो गया। जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, पहले साल तक प्रीमियम भरा, पॉलिसी सरेंडर कराएंगे, अंडा कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल से इंश्योरेंस कंपनी डॉक्यूमेंट में लिखती है, फोर्थ ईयर में अगर सरेंडर कराओगे तो 10 लाख के बदले में आपको मान लो अगर आपने 3 लाख का प्रीमियम दिया तो आपको 40,000 मिलेगा। 7th ईयर, 9th ईयर, 10th ईयर, 11th ईयर ऐसा करके लिखा रहता है। ठीक है। मान लो 15 साल बाद आपका पार्टनर की डेथ हो गई, या तो पॉलिसी सरेंडर कराओ, या डॉक्यूमेंट में देखो सरेंडर वैल्यू, आज पॉलिसी सरेंडर कराएं तो पैसा कितना मिलेगा, पता चला आज 10 लाख मिलेगा। 2:2:1 के रेशो में थे। तो जो इसकी डेथ हुई है वो 1/5 शेयर के लिए था, ऐसा बोला हम लोगों ने, 1/5 शेयर था ना, तो 1/5 शेयर जो था वो पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, पार्टनर में कंपनसेशन बोल के दे देंगे। ये होता था रिटायरमेंट, डेथ वगैरह वगैरह में। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ तो पॉलिसी चलेगी ही नहीं ना अब तो, और पॉलिसी की मेच्योरिटी भी नहीं आई है, तो क्या करेंगे, जो पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू के बराबर अमाउंट था उससे एडजस्टमेंट होता है। तो देखिए जरा क्या लिखा है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व 60,000 का, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व 60,000 का। और सुनो, वो जो सरेंडर वैल्यू होती है ना, सरेंडर वैल्यू वो एसेट साइड में दिखती है JLP के नाम से। इस क्वेश्चन में कोई सरेंडर वैल्यू दिख रही है एसेट्स में, नहीं दिख रही, नहीं दिख रही ना। तो आपको क्या करना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व पार्टनर्स में बांट देना, ओल्ड रेशियो में, केस खत्म। आगे चलते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी 60,000 की थी और जॉइंट लाइफ पॉलिसी 80,000 की थी आपकी, उसको सिर्फ आपने 90,000 में सरेंडर कर दिया। मतलब उसकी सरेंडर, आपने प्रीमियम भरा था 80,000 का, लेकिन उसकी सरेंडर वैल्यू आज क्या कैलकुलेट हो रखी है, सिर्फ 19,000। अब क्या करेंगे, आइए देखें, आप ध्यान से देखिएगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व जो है ना, उसको क्या करिए, पार्टनर्स में बांट दीजिए ओल्ड रेशो में, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पैसा मिला 19,000 का, उसको बैंक में डाल दीजिए। तो क्या एंट्री बनती है आपकी यहाँ पर, आपकी एंट्री बनेगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि आपको पॉलिसी जो सरेंडर करी है उसका पैसा मिला है, उसकी एंट्री आपने यहाँ कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। रिजर्व को एज यूजुअली बांट दीजिए, और जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू है वो तो एसेंशियली मिलना ही है आपको, उसकी एंट्री कैश टू रियलाइजेशन बन जाएगी। कैश टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी नहीं बनेगी किसी भी कंडीशन में, क्योंकि ये रिटायरमेंट, ये डिसोल्यूशन है। जो पैसा आएगा वो रियलाइजेशन के नाम से आएगा। नहीं सुनने की कोशिश कर रहे हो, कोई बात नहीं। आएगा लॉस, हम वो तो खत्म, उस लॉस का कुछ नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ क्या होता है, सुनो बेटा। अगर आपने इंश्योरेंस के प्रीमियम को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना, तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में गया,
तो आपकी सरेंडर वैल्यू बैलेंस शीट में दिखेगी ही नहीं, क्योंकि इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जब आपने इंश्योरेंस की पेमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना, तो आपके पास एक एसेट्स डेवलप होनी चाहिए ना। वो एसेट्स डेवलप होगी किस नाम से? सरेंडर वैल्यू के नाम से। तुमने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब एसेट्स में कुछ दिखना चाहिए। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का एसेट्स में क्या दिखेगा? सरेंडर वैल्यू तो दिखेगी। ये वो केस है। अगर सरेंडर वैल्यू दिख रही है तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो प्रीमियम भरा था, इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ सरेंडर वैल्यू दिखेगी बैलेंस शीट में। तो जब बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू दिखेगी कैपिटल एसेट्स, उसी के बदले में तो पैसा मिलेगा। यानी अगर आपने 80,000 का प्रीमियम भरा था, आज आपको 19,000 मिल रहा है, तो जो वो डिफरेंस है ना, प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है। केस 3 में क्या बोला हमने? देखिए जरा, केस 3 में क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर। जॉइंट लाइफ पॉलिसी 15,000 की है, यानी सरेंडर वैल्यू 15,000 है, और रिजर्व कितने का? 15,000 का। बड़ा सिंपल है। क्या किया आपने बताइए? जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, बेटा जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिख रही है, जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिख रही है। अब सुनो, सुनो सुनो। क्या? हाँ, इक्वली भी हो सकती है, और कम और ज्यादा भी हो सकती है, कोई परेशानी नहीं है उसकी। वो तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या वैल्यूएशन लगाया उसके हिसाब से। अगर आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दिख जाए और जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी दिख जाए, तो मैंने बोला था ना क्रॉस ट्रांसफर करेंगे उसको, शुरू शुरू में बताया था ना, ए ग्रुप का आइटम। ये वही केस है। आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को ट्रांसफर करिए क्रेडिट साइड में, जॉइंट लाइफ पॉलिसी को ट्रांसफर करिए डेबिट साइड में, और फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अगेंस्ट पैसा वसूल कर लीजिए। खत्म केस। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। और केस 4 में जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व 20, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 20,000 की, और सरेंडर पे कितने में कर रहे हैं? 21,000 में कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, पहले क्रॉस क्रॉस ट्रांसफर कर दीजिए, और जो पैसा रिकवर हो रहा है वो 21,000 कर दीजिए। कौन सा 90,000? क्या है केस 1? 90,000 तो वैल्यू थी जिसे सरेंडर कराने में 21,000 मिलेगा। तो हाँ, क्या? कौन सा 90,000 डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं? पॉलिसी का अमाउंट थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट होता है भाई, सरेंडर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होती है। सरेंडर वैल्यू का पैसा मिलता है। तो दिस वाज द केस। इतने 80,000 का कुछ नहीं करना भाई। बोला ना आपसे, इंश्योरेंस पॉलिसी 80,000 की थी, रिजोल्यूशन हो रहा है। बेटा 80,000 तो तब मिलेगा ना आपको, जब आपकी पॉलिसी मेच्योर होगी। मेच्योरिटी से पहले उसको कह रहे सरेंडर करा रहे पॉलिसी, लो भैया पैसा दे लो। कोई फर्क नहीं है। हाँ, आप क्या करते हैं, जितने की ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू होती है उतने के बराबर का रिजर्व बना लेते हैं, बस। उसे क्रॉस क्रॉस ट्रांसफर कर दिया, काम खत्म। तो नहीं है सिलेबस का पार्ट, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने इसे पढ़ा। आप पता कंफ्यूजन क्यों पाल रहे हो? आप पॉलिसी के अमाउंट से कंफ्यूजन पाल रहे हो। पॉलिसी का अमाउंट जो होता है वो डिसोल्यूशन में इररेलेवेंट है, क्योंकि पॉलिसी का टाइम तो खत्म हुआ नहीं। पॉलिसी खत्म होगी 4 साल बाद, उससे पहले ही आपका बिजनेस बंद हो रहा है। पॉलिसी का पूरा पैसा कब मिलता है? जब आप क्या करा लेंगे उसको, मेच्योरिटी कराएंगे उसकी। मेच्योरिटी तो हुई नहीं, और यहाँ डिसोल्यूशन और डेथ भी नहीं हुई है। भाई इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या रूल होता है? मेच्योरिटी या डेथ, विच एवर इज अर्लियर। यहाँ तो डेथ किसी की हुई नहीं है, ये तो डिसॉल्व हो रही है। तो पॉलिसी को मेच्योर होने का टाइम ही नहीं मिला। अगर पॉलिसी मेच्योर ही नहीं हुई, पॉलिसी की मेच्योरिटी का पैसा 80,000 थोड़ी मिलना है आपको। आपको तो उतना ही मिलना है जितना क्या उसकी सरेंडर वैल्यू है। इंश्योरेंस कंपनी ऐसे काम करती है। इंश्योरेंस कंपनी नुकसान नहीं खाती कभी भी। क्या डाउट? तन्वी इज नॉट कन्विंस्ड। देखो बेटा, हमने क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते चले गए, उसके बदले में सरेंडर वैल्यू को अपनी एसेट्स में दिखाते चले गए, दिखाते चले गए। ठीक है जी। और जब हमने सरेंडर वैल्यू को एसेट्स में दिखाया, तो ये एसेट्स है। अब अगर फ्यूचर में रिकवर हुए ना हो, उसके बराबर का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व भी बना दिया। ये पर्पस होता है। और रिजर्व बढ़ता है, इसलिए नहीं बटा क्योंकि उसके अगेंस्ट क्या था? एक क्लेम था। तो हमने क्या करा, अगर रिजर्व भी दिख रहा है और पॉलिसी भी दिख रही है तो ट्रांसफर करो ना। जैसे इन्वेस्टमेंट दिखता था और फ्लक्चुएशन फंड दिखता था, इसलिए किया ऐसा।
वो ट्रीटमेंट याद है? अगर इन्वेस्टमेंट दिख रहा है और फंड भी दिख रहा है तो उनको ट्रांसफर करो, बांटो मत उससे। बेटा अगर रिजर्व है और पॉलिसी नहीं है तो बांट दिया उसको, पहला केस वही तो था। भाई देखो, आप अपने नोट्स का फर्स्ट पेज देखिए, एक बार नोट्स का फर्स्ट पेज देखिए। फर्स्ट पेज में मतलब वो वाला पेज जहां पर हमने एबीसीडी ग्रुप के आइटम रखे हुए हैं, आपको क्लैरिटी आएगी। देखो ए ग्रुप में लिखा है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व इफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी डजंट अपीयर ऑन द एसेट साइड, तो फ्री रिजर्व है। तो पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4 देखिए, ए बी, दिख रहा है? दिख रहा है ना? एबीसीडी क्लियर है? ए, ए पार्ट, हाँ ठीक है। अच्छा उसके बाद सी पार्ट पे चलिए जरा, क्या लिखा है? इफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व इज देयर एंड ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अपीयर्स ऑन विच साइड, एसेट साइड, तो क्या करेंगे उसको क्रॉस ट्रांसफर करते हैं। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कहाँ दिखेगी? एसेट साइड में। अगर पैसे पैसा मिल गया, नहीं मिला तो खत्म। ये केस था आपका। तो ये केस आउट ऑफ सिलेबस है, बहुत सालों से आउट ऑफ सिलेबस है। जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे और जब मैंने पढ़ाना शुरू करा उसके मतलब 2002 तक था ये केस में, 20 साल हो चुके हैं इसको हटे हुए यहाँ से। बट एज ए प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस हाँ सकता हूँ, ठीक है। तो कंसेप्चुअली वी हैव डिस्कस एवरीथिंग विद यू। चलिए अब हम एलिजिबल हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले, जो छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं उनको करने के लिए। अपनी बुक खोलिए फटाफट से, उस क्वेश्चंस को थोड़ा सा निपटा। कॉम्पिटेंसी ऑन जनरल एंट्रीज नाउ। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन जनरल एंट्री आया तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, किसी का गलत होगा भी नहीं। सब कुछ बता दिया है, आइए करते हैं। 7.7 पेज, प्लीज ओपन अप योर बुक्स, योर बुक, नोटबुक्स। शिवन मोहन, नोट नहीं कर रहे हैं, आंसर दे रखे हैं। आंसर छुपाइए और देखिए कैसे हम देख रहे हैं उसको। शिवन मोहन वर पार्टनर्स 3-2 की रेशो में चल रहे थे। बेटा लिखो मत, पढ़ो यहाँ पर, पढ़ो, अभी लिखना नहीं है, सॉल्यूशन दे तो रखा है, सिर्फ समझिए। शिवर मोहन पार्टनर थे, 3-2 की रेशो में थे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में 75,000 का है। बताइए क्या किया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या एंट्री बननी चाहिए? वर्कमैन कंपनसेटेड टू WCR to Mohan to शिवन Shiv. मोहन 75,000, 45, 30। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद फर्स्ट पार्ट, है ना? नंबर 2, वर्कमैन कंपनसेशन 60,000 का, लायबिलिटी फॉर इट वाज 35,000 की कॉर्बे। वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट टू रियलाइजेशन कितना ट्रांसफर करा? 35,000। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन से बचा हुआ पार्टनर्स में बांट दिया। उसके बाद टू बैंक भी एंट्री करी। या तो पहली 2 एंट्री कंबाइन कर दो या 3 एंट्रियां कर दो। समझ में आई थी? समझाया था थोड़ी देर पहले? नहीं? ओम नमः समझ हटता है, ऐसे कुछ हो रहा है, प्लीज समझ लीजिए। अगर बिना समझाए करवाता तो ये समझ नहीं आती, अब शायद समझ में आ रही होगी। बोलो क्या? दोबारा बताता हूँ, वर्कमैन कंपोजिशन कितने का था? देखिए इसे इस तरह से समझिए, आपको गड़बड़ नहीं करनी है। लोग क्या करते हैं, पहली 2 एंट्री करते हैं और वो जो पेमेंट वाली होती है ना लायबिलिटी की, उसकी नहीं करते एंट्री। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन चेंज इन पीएसआर रिटायरमेंट तो सिर्फ 2 एंट्री से काम चल जाता है। देखिए आप समझिए कि, आप समझिए आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का था? 75,000 का था, ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा। नहीं 60,000 का था। क्लेम फॉर कंपनसेशन या लायबिलिटी फॉर क्लेम, वो कितने की थी? 60,000 कितने की थी? बैलेंस, बैलेंस कितना है बताए? 25,000। ये बैलेंस किसमें बटेगा? शिव और मोहन में बटेगा। कितना कितना बटेगा बताइए? 15,000 और 10,000 का बटेगा, यही तो होना है। तो देखिए फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे आप, जितने का क्लेम था उतने का फंड कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन में। समझाया था पिछले केस में। तो यू विल राइट वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट 35,000 टू रियलाइजेशन
35,000 से एक एंट्री बना दी। दूसरी एंट्री में बचा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू शिव्स कैपिटल और टू कौन है ये, मोहन्स कैपिटल, कितने से, 25,000, 15,000 और 10,000 से, ये एंट्री बना दी। और तीसरी एंट्री में क्या करेंगे, ये जो क्लेम है क्लेम, इसको पे ऑफ कर देंगे। करना है आपने, ये लायबिलिटी थी, यू हैव टू पे इट। तो क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, कितने से, 35,000 से, 35,000 से। कुछ लोग इस दोनों की, इन दोनों की एक एंट्री बना देते हैं, बताया था मैंने भी कैसे। और वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट पूरा कितने का, 60,000 का, टू रियलाइजेशन कितने से, 30,000, 35,000 से, और टू किसका, शिव, शिव का कैपिटल, और टू किसका, क्या नाम बंदा, मोहन्स कैपिटल, कितने से, 15,000 और 25,000 से। एक एंट्री ये, एक एंट्री ये वाली, और दूसरी एंट्री क्या बना देते, सेम ये वाली, जैसे मैंने करके दिखाया था आपको। बुक ने क्या कर दिया, इसको तीन एंट्री की फॉर्म में दे दिया। लोग एग्जाम में क्या गलती करते हैं, ये दोनों एंट्री बनाते हैं, इसको नहीं बनाते हैं, या वो इस एंट्री को बनाते हैं, इसको नहीं बनाते हैं। वो कब चलता है, जब चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट, डेथ हो, फर्क सिर्फ पड़ता है, यहाँ रिवैल्यूएशन, यहाँ क्लेम फॉर कंपनसेशन लिखते थे बस। हमने बोला, जैसे ही मैंने क्लेम फॉर कंपनसेशन बोला, लायबिलिटी अराइज हुई, और डिसोनेशन में लायबिलिटी तो क्या करनी होती है आपको, पे ऑफ करनी होती है। दिस इज डन, ठीक है जी, दिस पार्ट इज फाइन। आगे बढ़ते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड था 60,000 का, और लायबिलिटी कितने की हुई, 75,000 की। देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का, 75, नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का, 60 का, और लायबिलिटी कितने की हो गई, 75,000 की। ये तो है ही नहीं, बैलेंस वैलेंस तो कुछ है ही नहीं, खत्म, सीधा ये केस है, सीधा ये केस है। क्या करेंगे इसका बताइए, बिना आंसर देखिए कर सकते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने से करेंगे हम लोग, 60 60,000 से, 60 से, दिस इज ट्रांसफर्ड। और नंबर दो, रियलाइजेशन टू डेबिट बैंक टू 70। कैश, तो कैश है बैंक कितना करेंगे, 75,000, 75,000 बढ़ा लो, जितना मर्जी बढ़ाना है, क्या फर्क पड़ना है, क्या, क्या? तो आपकी बार क्लेम 75 का हो गया ना भाई। केस नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ रहे हैं भाई। फोर्थ केस, वर्कमैन कंपनसेशन 60,000 का, लाइबिलिटी भी 60 की। देखिए, ये 60 है, तो क्या करना है, ये भी 60 हो गया, इजी। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अंडा, कुछ नहीं है, लाइबिलिटी कितने की है, नील की है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हुई ना एक तरह से। तो क्या एंट्री बनेगी उसमें, क्या बनेगी उसके अंदर, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो ऐसे पे करते हैं, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, कितने से, 15,000 से, बस डन। ये क्वेश्चन है, इसके पांच, पांच पार्ट हैं इसके, पांच में से तीन लोग ठीक करते हैं, दो गलत कर देते हैं, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे। मतलब तुम में से कुछ लोगों पे तो भरोसा है मेरा, वो करेंगे। एग्जाम्पल नंबर आ जाइए, कौन सी वाली पे, 5 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, 7.9। क्या ऑनलाइन में एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। अब आप देख रहे हैं, अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो जो एक क्वेश्चन आता है, जो आपके स्कूल में बोला गया कि एक क्वेश्चन आएगा डिसोल्यूशन में, पैटर्न है, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अब हम उसको मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। फुल फ्लैश क्वेश्चन कराया, फुल फ्लैश क्वेश्चन मैंने जनरल एंट्री के साथ कराया, फुल फ्लैश क्वेश्चन मैंने फिक्स फ्लक्चुएटिंग के साथ कराया, ठीक है। रियलाइजेशन के भर भर के केसेस कराए हैं। आप देखिए, अब परीक्षा है कि आपको ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए, मोहन टुक स्टॉक, मोहन टुक 50% of the stock at a discount of 20%. Remaining stock was sold at a profit of 30% on cost. Book value in the balance sheet was given 4 लाख रुपए। ऐसे क्वेश्चन में लोग गड़बड़ करते हैं, ठीक है। और गड़बड़ की कोई बात ही नहीं है। अरे बेटा रुक जा, तो आंसर देख के मत बोल, नहीं आंसर देख के मत बोलिए। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आते ना, तो इसकी शक्ल देख के लोगों का ना बहुत बुरा उल्टी आने का मन करता है, कहते क्या दे दिया ये।
बट दे आर वेरी इजी। हाँ बोलिए। दैट यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड, दैट यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड। उधर ही बैठ जाइए। देखिए जरा, मोहन ने 50% स्टॉक ले लिया था, डिस्काउंट 20%। आपका स्टॉक कितने का था बैलेंस शीट में? 4 लाख का था ना? हमेशा थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना के रफ में कर लीजिए। 50% कितना हुआ इसका? 2 लाख। बचा हुआ 50% कितना हुआ इसका? 2 लाख। मोहन भाई साहब कितना ले रहे हैं 2 लाख का? तो -20। क्या कह रहे हैं भाई? 40 हजार। ये कितने का ले रहे हैं? 160 का। रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड 30% प्लस, तो कितना हो जाएगा? 260। देखो ये तो कैश में गया और ये पार्टनर ले गया। तो सुनिए, ये पैसा आएगा तो डेबिट होगा ना? पैसा आएगा तो डेबिट ही तो होगा। पैसा कितना है आपके पास बताइए? अरे, कैश अकाउंट डेबिट 260। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ठीक है जी। इधर इधर क्या हो जाएगा दूसरा? मोहन से वसूली कर रहे हैं ना? मोहन्स कैपिटल डेबिट कितने से? 160 से। और टू रियलाइजेशन कितने से हो जाएगा? 4,20,000 से। तुम बोलोगे कि हमारा तो स्टॉक 4 लाख का था। मैंने एक लाइन बताई थी, स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एट रियलाइज वैल्यू। वो कम और ज्यादा कुछ भी हो सकती है। हो गई। कई बच्चों को लगता है यार 4 लाख का स्टॉक था, 420 मिल रहा है। तो भाई मातम थोड़ी मनाओगे, खुशी मनाओ, ज्यादा मिल रहा है। 4 लाख का स्टॉक था, हमेशा 280 थोड़ी मिलेगा। क्या फर्म हमेशा कंगाली में एसेट्स बेचेगी? नहीं ना। वो तो पॉसिबिलिटीज आर देयर। आपकी बुक ने से अलग अलग भी कर रखा है। कैश टू रियलाइजेशन कर दिया कितने? 260 से। मोहन का कैपिटल कर दिया कितने से? 160 से। हम कंबाइन भी कर सकते हैं एंट्री। ठीक है। अगला देखिए, डेटर्स 264 के थे। ये लोग ये क्वेश्चन में बहुत गलती करते हैं लोग। डेटर 260 का था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 24,000 का था, और 48,000 के बुक डेट बैड प्रूव हो गए। अब सुनो, पहले डेटर और प्रोविजन है, प्रोविजन को लात मार के निकाल दो। प्रोविजन का डेटर से कोई लेना देना है ही नहीं। बोलो। प्रोविजन इज, अबे डिसोल्यूशन है। ये चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ नहीं है। वहां तो पहले लॉस को किससे पूरा करते थे? प्रोविजन से। यहाँ कुछ नहीं करना। यहाँ प्रोविजन इज ए यूजलेस स्टफ। जब बिजनेस रिजॉल्व हो रहा है, प्रोविजन का क्या करूंगा मैं? कुछ नहीं करना उसका। तो पहली बात, जैसे डेटर आए, प्रोविजन को उठा के किनारे फेंक दीजिए। प्रोविजन इज ए यूजलेस थिंग। उसकी तो एंट्री भी नहीं करनी है आप। अब आप कंपेयर करिए, क्या 264 के डेटर थे और 48 बैड हो गए, बचे कितने? 216। 216 बचे। वसूली कर लो। कैश टू रियलाइजेशन कितने से करोगे? 216। खत्म। बेड का मतलब क्या हुआ? वसूल नहीं होगा। बाकी बचा हुआ क्या होगा? वसूल होगा। जब हम कलेक्शन करने के लिए गए, 48,000 बेड हो गए, तो रिकवरी कितने की हुई? 216 की। सो योर एंट्री इज व्हाट? कैश टू रियलाइजेशन 216 के। कुछ वज्र बुद्धि, वज्र मूर्ख बच्चे क्या करते हैं, पहले 264 में से 24,000 भी घटाते हैं, कितनी वैल्यू बना लेते हैं? 240। फिर 48 भी घटाते हैं। उन्हें, मूर्खों की 3 कैटेगरी होती है, मूर्ख, महामूर्ख और एक वज्र मूर्ख। है ना? ठीक है। भारतीय सनातन धर्म में सबसे ज्यादा मजबूत जो बोला गया वो इंद्र का वज्र बोला गया है। और इंद्र का वज्र बना था ऋषि दधीच की हड्डियों से। इंद्र का अस्त्र होता है, वज्र होता है। देखा ना, वो बिजली की कड़क पड़ती है जो, उसको बोलते हैं इंद्र, उसको इंद्र का वज्र बोलते हैं। और वो बना गया था ऋषि दधीची की हड्डियों से। ठीक है। ऋषि दधीची थे, जन कल्याण में वो अपने शरीर को त्यागा, उसके शरीर से कुछ चीजें बनाई गई। उनमें से एक इंद्र का वज्र भी बना था। इंद्र का मशहूर हथियार होता है वो। उससे उन्होंने हनुमान के चेहरे पे चोट मारी थी, उनका ठुड्डी बिगड़ गई थी, इसलिए उन्हें हनुमान भी बोला जाता है। तुम जानते ही नहीं हो तो क्या करोगे? ठीक है। तो मूर्खों की 3 कैटेगरी है, एक सामान्य मूर्ख, एक महामूर्ख, एक वज्र मूर्ख। तुम हो। नंबर 3। नंबर 3,
फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000, बिल्डिंग बुक वैल्यू 5 लाख। ठीक है जी, सब कुछ दे रखा है। बिल्डिंग रियलाइज 8 लाख रुपए की। भाई एंट्री फर्नीचर की भी करनी है। भाई आपको क्या बताया था कि किसी एक एसेट्स के बारे में बोले और दूसरी के बारे में ना बोले, तो दूसरी को भी क्या करना है, रियलाइज करना है। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितने से होगी, 8,50,000 से होगी। 5 लाख का बिल्डिंग 8 लाख में रियलाइज हुआ, 8 लाख तो लिखना ही लिखना है। और ये जो 50,000 जो है इसके बाद थोड़ा गड़बड़ लग रही है मुझे इसमें। हाँ ठीक है, बिल्डिंग थी 5 लाख की, वो रियलाइज हुई 8 लाख की, बिल्कुल ठीक है जी। और जो फर्नीचर था 50,000 का, उसको फुल वैल्यू पर रियलाइज करेंगे, तो 850 के पैसे मिल गए ना, तो आप लिखेंगे क्या, अब इसी ये सिलेबस का पार्ट है। कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन कितने से बनेगी एंट्री, 8,50,000। नरेशन में क्या लिखेंगे, बिल्डिंग रुपीज 8 लाख एंड फर्नीचर रुपीज 50,000 वर रियलाइज, ऐसा लिखना है आपको नरेशन में। अगला पार्ट, मशीनरी 6 लाख की गिवन टू अ क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब फुल सेटलमेंट बोले, सेटलमेंट बोल रहे, अंडा कोई एंट्री नहीं ना। मशीनरी के बदले में कुछ मिलना है ना, क्रेडिटर के बदले में कुछ मिलना है, खत्म। ना मशीनरी के बदले में मिलना ना क्रेडिटर के बदले में देना है कुछ। अभिषेक, पेज नंबर 7.9। अच्छा नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज एट 150%, 60,000 में चले गए। कैश टू रियलाइजेशन आसान, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6, है ना। देख रहा हूँ बैग पैक हो रहे हैं, बेचैनी बढ़ती जा रही है ना? पता है, आप एग्जाम में अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने में, जबकि आपके साथी, उनको डिफिकल्टी आएगी, और आप में से कुछ साथियों को भी डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो स्नैपचैट देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, और भी कोई डिस्ट्रैक्शन होगा तो उसको भी देख रहे हैं। कुछ लोग किताबों के पन्ने देख रहे हैं, बच्चे कितने हैं इस बुक में, ऐसा भी है। चलो इलस्ट्रेशन 6, कुछ लोग अपनी गर्दन पड़ोसी के कंधे पे रखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रही है। अधिराज एंड करण पार्टनर थे, 3:2 के रेशो में चल रहे थे। 31 मार्च को फर्म डिसॉल्व हो चुकी है। ट्रांसफर करने के बाद कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़कर और लाइबिलिटी को ट्रांसफर करके फर्नीचर बुक वैल्यू 70,000, 68,000 को ऑक्शन में हुआ। ऑक्शनियर ने कमीशन 2,000 का ले लिया। मुझे बताइए, ऑक्शनियर का कमीशन उसमें से कट के लगेगा। इसकी दो एंट्रियां बन सकती हैं, पहले कैश टू रियलाइजेशन, फिर रियलाइजेशन टू कैश। लेकिन मत करो ऐसा, 68 में से 2 माइनस करो, हाथ में कितना आएगा। भाई डीलर तो अपना कमीशन काट के पैसा देगा ना आपको। देखिए अगले पेज पे क्या एंट्री कर रखी है, देखो दोनों कर रखी है, बैंक टू रियलाइजेशन भी कर रखी है, और एक एंट्री में पहले 68,000 वसूल कर लिया और फिर 2,000 क्या कर दिया, पे कर दिया। बोला भाया पहले तू मुझे दे फिर मैं तुझे दूंगा। तो दोनों तरह से हो सकता था, नेट एंट्री भी हो सकती थी और 68 लेके 2,000 देने की एंट्री भी हो सकती थी। रिराज का लोन पे कर दिया, तो क्या बनेगी, रियलाइजेशन टू कैश, कैश टू रियलाइजेशन। आंसर देखो, लोन बाय अधिराज टू कैश होगी एंट्री। बोला था पार्टनर का लोन सीधा क्या करते हैं, पे ऑफ करते हैं। पार्टनर का लोन ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं खेला जाता है, ठीक है। हाँ, अगर लोन के बदले में कम ज्यादा करें तो रियलाइजेशन बीच में आता है, याद करो। 6 केसेस सिखाए थे मैंने आपको। रीता का लोन सेटल्ड एट 15,000, रीता का लोन सेटल्ड एट 30,000, समझा, तब आता है। हाँ तब आता है। आउट ऑफ द स्टॉक 80,000, करंट टू 50% ऑफ द स्टॉक एट a discount of 20%, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। देखिए 80 का 50% कितना, 40,000। 40 ओरल क्वेश्चन है, 40 का 20% कितना होता है, 8। तो 32,000 एंट्री बनेगी पहले की। तो आपकी एंट्री बनेगी करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 32,000 से। दूसरी एंट्री, दूसरा 52,000 में आएगा ना। रिमेनिंग तो 40,000 है ना बेटा, 40,000 का 30% तो 12,000 होता है। 52,000 तो कैश टू रिलेशन 52,000 से बनेगा। और दोनों को कंबाइन भी कर सकते थे। दोनों एंट्री दिख रही हैं आपको, ठीक है। आंसर देख पा रहे हो ना। नेक्स्ट,
बिल्स रिसीवेबल अंडर डिस्काउंट डिसऑनर्ड, द एक्सेप्टर हैड बिकम इंसॉल्वेंट। देखो भाई, ये इसको आंसर मत देखना, समझना इसका कंसेप्ट। एक बिल्स रिसीवेबल था अंडर डिस्काउंट, वो डिसऑनर हो गया, तो पहले एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन, और डिस्काउंट था ना, रियलाइजेशन टू बैंक बनेगी पहले एंट्री, क्योंकि जब बिल डिसऑनर हो जाएगा बैंक आपसे वसूली कर लेगा। एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू बैंक। एवरीबडी इज ओके विद दिस? रियलाइजेशन टू बैंक बनेगी। और फिर आपने उस डेटर से वसूली करनी थी, वो डिसऑनर हो गया। दो एंट्री बनेगी, एक एंट्री बनेगी। समझो, जब बिल डिस्काउंटेड था, डिसऑनर था, आपको एंट्री क्या करनी पड़ी? रियलाइजेशन टू बैंक करनी पड़ी एंट्री। और सुनो, जो एक्सेप्टेड था हैड बिकम इंसॉल्वेंट और बिल वाज मेट बाय द फर्म, तो हमने रियलाइजेशन टू बैंक क्या करा है? देखो आंसर क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है। दो एंट्री एक एंट्री, क्या लिखा है एक एंट्री में? रियलाइजेशन टू बैंक। अगर वो इंस्टॉलमेंट ना भी होता तो भी पेमेंट हमें ही करनी थी। जिस दिन बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर हुआ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना बैंक को पैसा देने की वाली। हाँ, अगर ये लिखा रहता कि 3,000 का जो बिल था और वो इंस्टॉलमेंट हो गया, 50 पैसा इससे रिकवर हुआ, तो अगली एंट्री कैश रिलेशन 1,500 रुपए की होती। समझिए, दोबारा बताता हूँ। एक बिल 3,000 का था वो, ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। वाइंड अप कर रहा हूँ इसके बाद, इसी इलस्ट्रेशन के बाद वाइंड अप कर रहा हूँ, बेचैन मत होइए। एक बिल था 3,000 रुपए, डिसऑनर हो चुका था डिस्काउंट कराने के बाद। तो अगर वो डिसऑनर हो जाएगा, ना चाहते हुए भी पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलेगा, और ये एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, वैसे कंटीजेंट लाइबिलिटी होती है, लेकिन अब वो लाइबिलिटी बन गई, तो आपकी एंट्री बननी चाहिए थी रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। कितने रुपए से? 3,000 से, 3,000 से। ठीक है। अब डेटेड से आपकी रिकवरी होनी है ना। कौन से डेटेड से? जो बिल आपसे, जिसने आपको बिल दिया था, उससे रिकवरी होनी चाहिए थी। क्वेश्चन कहता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ नहीं मिला, ठीक है, एक एंट्री हो गई। अगर क्वेश्चन बोलता बिल डिसऑनर हो गया, डिस्काउंटेड, तो हमने ये एंट्री कर दी, और जो डेटर जिससे रिकवरी करनी थी वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसे 50 पैसा मिला, तो कितने की रिकवरी होगी इसके बाद? अब 1,500 की। एंट्री क्या बन जाती? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने से बनती? 1,500 से। 30 पैसा इन रुपी कुल बी रिकवर्ड, तो 900 रुपए की होती। 70 पैसा इन रुपीज कितने की होती? 2,100 रुपए की एंट्री होती, ऐसे होती है एंट्री। नहीं बेटा, उसकी तो एक ही एंट्री बनाएंगे हम। बेटा समझ, डिसोल्यूशन है यार ये, पहले उसको रिकॉर्ड करेगा, नहीं ऐसा नहीं है, एक ही एंट्री बनती है, रिलेशन टू बैंक। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस शो करता है, तो क्या एंट्री बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अधिराज, क्या बनेगी? अधिराज टू कैपिटल, अधिराज टू कैश, रियलाइजेशन टू अधिराज। अब तो अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस के इतने सारे केस करने के बाद भी गलत करते हो, तो वज्रपुर की कैटेगरी में जाते हो। देखिए, मैं बहुत कुछ नहीं बोल रहा करने के लिए, सुनो। इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8, 9, 10, जितनी भी इलस्ट्रेशन में जनरल एंट्री दिख रही है, एक तो उनको इलस्ट्रेशन 11 है, इलस्ट्रेशन 12 है, इलस्ट्रेशन 13 है। हाँ, करनी है, पढ़ना का क्या है? जिन जिन में जनरल एंट्री दिख रही है वो आपको निपटाने हैं। और सुनिए, अगली क्लास में और सुनिए क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर शुरू हो रहा है आपका 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक, ये भी आपको करने हैं। इनको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, तब जाके मानूंगा चैप्टर पूरा। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई टेक मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला पार्ट पहले, और फिर इन क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, तब हमारा चैप्टर फिनिश होगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे सेकंड बुक। कौन सी है? पिंक बुक, रेड, पिंकिश रेडिश बुक। चलिए, ठीक है भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जूम यूजर कनिष्का, बंद करते हैं आज की क्लास। बाय बाय।